सेट नंबर 5 है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। घर्षण द्वारा भी कार्य होता है, लेकिन कैसा कार्य होता है? एक में है ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है उदासीन, चौथा हो गया शून्य। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन हो गया 25 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 75 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो हम लोग पढ़े हैं कि F बराबर क्या होता है? m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। F कितना दिया हुआ है? 75 न्यूटन, और मास कितना है? 25 kg, और ए क्या निकालना है? तो ये 25 से 75, यानी एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? पहला है ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और समुद्र ऊर्जा। दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। तीसरा हो गया समुद्र तरंग ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। चौथा हो गया समुद्र तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। तो क्या होगा? समुद्र में ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन हो गया, पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असमान कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी होता है। इस तकनीक में डैश का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग का, प्रकाश तरंग का, अनुदैर्ध्य तरंग का, अनुप्रस्थ तरंग का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्या करते हैं? ध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं। जब पथरी उथरी ट्यूमर हो जाए तो उसको पता लगाने के लिए सोनोग्राफी के द्वारा ध्वनि तरंग का यूज करते हैं। अगला का हो गया क्वेश्चन, ऋणात्मक कार्य के संबंध में बल और विस्थापन के बीच का कोण निम्न में से क्या होगा? तो देखिए, वर्क बराबर होता है F(x cos थीटा). ठीक है, अगर थीटा के वैल्यू अगर 0 होगा, 0 डिग्री, तो कार्य क्या होगा? धनात्मक। कार्य क्या होगा? पॉजिटिव। अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो क्या होगा? कार्य हो जाएगा शून्य। अगर थीटा का मान 180 डिग्री हुआ तो क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा नेगेटिव। यही 3 केस है जो इस फॉर्मूला के संदर्भ में पूछे जाते हैं। ये 3 केस कि पहला पॉजिटिव कब होगा, ठीक है, कार्य शून्य कब होगा, और कार्य ऋणात्मक कब होगा। जब 0 होगा तो कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब 90 डिग्री होगा तो कार्य हो जाएगा 0, और जब 180 डिग्री होगा कार्य होगा ऋणात्मक। तो यहाँ पूछ रहा मेरा क्वेश्चन ऋणात्मक, इसलिए ऋणात्मक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक स्रोत तरंग से 3 सेकेंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं, यानी क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। तरंग की आवृत्ति क्या होगा? तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है कि इकाई सेकेंड में, है ना,
कंपनों की संख्या, ठीक है, इकाई सेकेंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो एक सेकेंड में, क्योंकि 0.3 सेकेंड में कितना है? 40 गर्त है और 40 क्रेस्ट, यानी 40 क्रेस्ट और 40 गर्त हो गया, यानी कि कुल मिला के टोटल कितना साइकिल हुआ? 40 साइकिल हुआ। और एक साइकिल में, एक साइकिल हुआ, एक साइकिल है उसमें क्या होता है? एक साइकिल में एक क्या होता है? क्रेस्ट होता है, ये क्रेस्ट होता है। इसको बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। तो यही ये दोनों मिल करके ना एक साइकिल का पूरा करता है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ चला, यहाँ से यहाँ तक पूरा करने को एक साइकिल बोलते हैं। तो एक साइकिल में एक क्रेस्ट भी होगा, एक ट्रफ भी होगा, एक क्रेस्ट भी, एक ट्रफ भी होगा, तो मिला कर एक साइकिल होगा। 40 क्रेस्ट का मतलब क्या हुआ? 40 ट्रफ का मतलब हुआ 40 पूरे साइकिल हुआ। और एक सेकेंड में हमको चाहिए, ये कितना है? 3 सेकेंड में है, तो एक सेकेंड में हमको चाहिए, तो इससे कर देंगे वहाँ, तो कितना हो जाएगा? ये जाएगा तो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 400 और बटा में 3। अच्छा, 400 बटा 3 करेंगे तो क्या हुआ? 3 एकम 3, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9 और 3 आवृत्ति को होता है हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा हर्ट्ज। अगला है, उस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें जिसकी माध्यम में आवृत्ति 800 हर्ट्ज है और गति इतना दिया हुआ। तो एक v बराबर होता है n लैम्डा। क्या होता है? v बराबर n लैम्डा, जहाँ v क्या है? गति है, तो 420 हो जाएगा। n क्या है? n दिया हुआ कितना? 800 हर्ट्ज। n दिया हुआ 800 हर्ट्ज दिया हुआ। और हमको निकालना क्या है? लैम्डा का वैल्यू निकालना है, यानी मीटर में निकालना है। तो देखो आज 420 बटा हो जाएगा 800, ठीक है, एक से एक कट जाएगा, ये हो जाएगा 42 बटा 8 गुना 10 कर लो, 8 से 8 बचे 40 और 8 दूना 16, फिर होगा 8 बचे 40 और एक 10 है, तो वो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.25 मीटर। इसको भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 0.52 मीटर। अगला क्वेश्चन है, डैश परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। किस परिपथ में? तो देखो परिपथ तो दो ही प्रकार का होता है, वो समांतर हो जाता है, एक श्रेणी होता है, यही ना, तो कि समांतर क्रम में, दूसरा होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जो होता है एक ही मार्ग होता है। मान लीजिए श्रेणी क्रम में अगर कोई किया में कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, तो मान लिया कि एक 2 बल्ब लगा हुआ है, तो इसमें रहेगा, तो एक अगर बल्ब फ्यूज हो जाता है तो दूसरा बल्ब भी फ्यूज हो जाता है। इसीलिए घर में जो वायरिंग किया जाता है वो समांतर यानी कि पैरेलल किया जाता है, ठीक है। घरेलू जो वायरिंग किया जाता है उसमें पैरेलल किया जाता है। पैरेलल इसलिए किया जाता है कि इसमें 2 माध्यम से जाता है। 2 माध्यम से जाने का मतलब हुआ कि अगर कोई बल्ब फ्यूज भी हो जाता है तो दूसरा बल्ब ठीक ठाक काम करते रहता है, इससे उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए पैरेलल जो है, पैरेलल समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं,
ठीक है। इसलिए डैश परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का एक मार्ग है, तो श्रेणी में एक मार्ग है। अगर श्रेणी में हो गया तो फ्यूज एक हो जाएगा, तो इससे आगे वाले सारे काम करना बंद कर देते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 40 केजी की वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है और इसकी स्थितिज ऊर्जा 200 जूल है। स्थितिज ऊर्जा 200 जूल है। तो स्थितिज ऊर्जा 200 जूल है, यहाँ ले लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा 200 जूल है, तो 40 जूल स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो mgh लगाते हैं स्थितिज ऊर्जा में। mgh लगाते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिखते हैं। mgh में कितना होगा, 40 केजी का ये हो गया, और g का मान कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ। h का मान हमको निकालना है, पोटेंशियल इसमें कितना दिया हुआ, 2000 दिया हुआ, 2000 दिया हुआ। तो देखो एक से एक काट देंगे, फिर इससे इसको काट देंगे, 4 5 20, यानी कि 5 मीटर जो है हमारा, 5 मीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 5 मीटर ऊंचाई होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी भीड़ भरी गली पर किसी कार की गति डैश एक का उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है, असमान गति का, वृत्तीय गति का, घूर्णन गति का, एक समान गति का। किसका उदाहरण है, भीड़ भाड़ वाली गली में कार की गति असमान गति होता है, नहीं होता है। भीड़ लगा हुआ है तो यहाँ चले ब्रेक लिए, फिर चले ब्रेक लिए, फिर चले ब्रेक लिए, तो इस तरह की एक समान गति असमान गति होता है, निश्चित रूप से नहीं गति कर पाती है। यानी कि भीड़ भाड़ गलियों में जो कार की गति होती है वो असमान गति होती है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है, इसके आवेश की गणना करें। आवेश की नहीं है, आवेश इसकी क्षमता की गणना करें। क्षमता क्या है कि लेंस की क्षमता मापते हैं, और P बराबर होता है 1/f, जहाँ ये f जो है, जहाँ f फोकस दूरी है, जहाँ f जो है फोकस दूरी है जो मीटर में मापी जाती है। किससे मापी, मीटर में। तो 1/f हो गया। 1/f को क्या लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर को 1/4 लिखेंगे ना, मीटर बनाने के लिए 4, यानी कि 4 डायोप्टर्स। और लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, यानी कि 4 डायोप्टर। और डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि में इकाइयाँ समान है। इकाइयाँ का मतलब होता है यूनिट, समान यूनिट है। समान यूनिट किसका किसका है, बल और शक्ति का तो हो ही नहीं सकता है, इसका वाट होता है। शक्ति जिसमें है वो होगा नहीं। कार्य है, बल और कार्य का, बल का न्यूटन, कार्य का क्या होता है, जूल होता है, ये होगा नहीं। कार्य और ऊर्जा, देखो कार्य का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, यानी कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो है सेम होता है। अगला क्वेश्चन होगा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या करता है। न्यूटन की गति के दूसरा नियम क्या बताता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से जाना जाता है। न्यूटन के क्या बनता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से जाना जाता है। जड़त्व का नियम से जाना जाता नहीं, जड़त्व के नियम से न्यूटन के पहला नियम है। न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। बल के प्रभावों को समझाने में सहायक होता है। ठीक है, बल के प्रभावों को समझाने में सहायक होता है न्यूटन का दूसरा गति नियम। अगला है, विद्युत प्रवाह के लिए पूर्ण पथ निम्न में से क्या है।
विद्युत परिपथ के लिए पूर्ण परिपथ क्या है? परिपथ हो गया, अमीटर हो गया, स्विच हो गया, सेल हो गया। क्या होगी, क्या हो जाएगा? विद्युत परिपथ के लिए पूर्ण परिपथ हो जाएगा सेल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु की द्रव्यमान, वही F बराबर हो गया, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, लगा दो। बल दिया हुआ है तब 20 न्यूटन हो जाएगा। M कितना दिया हुआ पता नहीं, M नहीं दिया हुआ तो M लिख लो। और A का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ। इस 2 से इसको काटो तो कितना होगा? 10। तो M बराबर कितना हो गया? 10 kg। तो यही 10 kg हो जाएगा आंसर इसका, 10 kg। सिंपल। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? अब देखो, कोई पिंड को फेंक रहे हैं, मान ली यहाँ से फेंक रहे हैं तो यहाँ से गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा हाई होगा। लेकिन जैसे यहाँ पहुँचेगा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 0 हो जाएगा और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, तब न जा कर के फिर स्थित होगा। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? स्थिर होता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर पड़ेगा? कोई भी चीज़ है उसको अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो क्या होगा? उसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं, द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान हर जगह कांस्टेंट होता है। इसके भार में परिवर्तन था, हाँ इसके भार में परिवर्तन होता है। इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे? नहीं, द्रव्यमान समान रहेगा, भार नहीं समान रहता है, भार हमेशा बदलते रहता है। द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा? नहीं, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, केवल भार में परिवर्तन होगा। इस तरह से मेरा आंसर क्या होगा? केवल भार में परिवर्तन होगा, क्योंकि भार बराबर होता है mg और g का मान जो होता है सब जगह अलग अलग होता है, इसलिए वैरी करते रहता है। और ये तो कांस्टेंट होता है तो g का वैल्यू वैरी करते रहता है, तो वेट भी हमेशा क्या होता है? वेरिएबल होता है। हमेशा क्या होता है? वैरी करता रहता है, वैरी करता रहता है, हमेशा वैरी करता रहता है। अगला क्वेश्चन हो गया कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से ऊंचाई h तक पहुंचती है। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के चौथाई पर वस्तु में क्या होगी? देखो अभी बताए थे कि कोई वस्तु यहाँ से फेंका तो यहाँ गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी खूब तेज रहेगा, हाई रहेगा, काइनेटिक एनर्जी हाई रहेगा। लेकिन इस टॉप पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हो जाएगा, काइनेटिक जहाँ जाएगा वहाँ टॉप पर एक लास्ट छोर पर कितना हो जाएगा? पहुँचते यहाँ क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि ऊपर जाने के क्रम में ऊंचाई के चौथे भाग, मान लिया ये 4 मीटर है तो 1 मीटर पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा। तो कह रहा है कि कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि कम स्थितिज ऊर्जा और गतिज, जाने के समय तो गतिज ऊर्जा अधिक होगा, जब रुकेगा तब ना पोटेंशियल एनर्जी खूब हाई हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर सी नंबर आया। आंसर कौन सा आया? सी नंबर आया।
ये तो याद, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन कब हुआ था? 1678 में, 1778 में, 1787 में, 1687 में। कब हुआ था? 1687 में हुआ था। आंसर हो गया डी नंबर। इसको तो याद करना पड़ेगा, इसमें कोई डर। अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु का भार 980 न्यूटन है? यदि गुरुत्वीय त्वरण इतना हो, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो इसके द्रव्यमान बताइए। फिर वही क्वेश्चन, F बराबर हो गया m इंटू ए, ये हो जाएगा 980 न्यूटन। m का वैल्यू पता नहीं है, और ये त्वरण कितना हो गया? 9.8 हो जाएगा। तो देखो 9.8 से इसको डिवाइड कर देंगे। 980 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, यह 98 हो जाएगा। 98 से काट जाएंगे तो कितना होगा? 10 होगा। 10 से 10 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 100 kg हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से क्या गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में मदद करता है? कौन सा चीज़ मदद करता है? सोलर पैनल। सोलर पैनल में तो वाटर की कोई ज़रूरत नहीं होता। बायोगैस संयंत्र, इसमें भी कोई भूतापीय पावर इसमें कोई है। हाइड्रो पावर संयंत्र में इसका जो होता है प्रयोग होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, 8 kg वस्तु के एक नियत बल 2 सेकंड के लिए कार्य करता है। ठीक है, वस्तु के वेग में परिवर्तन इतना बढ़कर हो जाता है, तो कार्य क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारा अब क्या निकालना है? बल का परिणाम निकालना है, बल निकालना है। तो बल के लिए क्या होता है? हमको चाहिए m इंटू ए भी चाहिए, तो हमको त्वरण चाहिए। त्वरण नहीं है इसमें, कहीं एक्सीलरेशन दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो हमें गति के नियम से v बराबर u प्लस AT से क्या निकाल लेंगे? t निकाल लेंगे। तो क्या होगा? v माइनस यू बटा क्या होगा? t बराबर हो जाता है a। तो देखिए 5 से 9 हो गया, तो अंतर कितना हो गया? 4, और कितना है? 2, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो यही यहाँ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यहाँ 8 और गुना लगा देंगे 2, यानी कि 16 न्यूटन हमारा आंसर हो गया। 16 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर जहाँ हवा का घर्षण नगण्य होता है, वस्तुएं डैश सहित गिरती है। तो भिन्न त्वरण से गिरती है, समान त्वरण से गिरती है, समान वेग से गिरती है, समान गति से गिरती है। किससे गिरती है? समान त्वरण से गिरती है। किससे? समान त्वरण से गिरती है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा को उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को नष्ट अथवा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। स्थानांतरित तो किया जा सकता है, गलत है। स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। देखो स्थानांतरित शब्द तो गलत है, क्योंकि ऊर्जा को हम लोग स्थानांतरित ही कर सकते हैं। यानी कि बच कौन गया? ए नंबर। देख लो, ऊर्जा को उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊर्जा को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तीनों में था का स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जो कि गलत है। बात खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को एक ऐसे माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है
जिसमें अणु हो कंपन करते हैं, अणु हो जो टकराते हैं, दूसरा अणु हो जो आयन उत्पन्न करते हैं, वायु हो जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वायु हो जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो उसको ध्वनि से क्या लेना देना है, खत्म। अणु हो जो आयन उत्पन्न करता है, इसको आयन से क्या लेना देना, अणु जो टकराते हो, टकराने से क्या लेना देना है, क्योंकि ध्वनि टकराने से तो कुछ नहीं। अणु हो जो कंपन करता है, क्या करता है, कंपन करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ध्वनि तरंग का वेग 5200 मीटर प्रति सेकंड हो, आवृत्ति 1000 हर्ट्ज हो, तो इसको तरंग दैर्ध्य क्या होगा, v बराबर एन लेमडा निकालना है, v बराबर एन लेमडा फार्मूला होता है, लगा दो। v बराबर क्या होगा, तरंग वेग क्या है 5200 मीटर प्रति सेकंड है, और n कितना दिया हुआ, आवृत्ति दिया हुआ 1000, तो 1000 हो जाएगा। हमको लेमडा निकालना है, तो लेमडा रहने दो, ये 1 से 1 1 से 1 1 से 1 1 से 1 कट गया, ये 10 बचा, 10 इधर आ जाएगा, यानी कि 5 पॉइंट जो होएगा 2 मीटर हो जाता है। ये हर्ट्ज तरंग दैर्ध्य लेमडा का मान कितना हो गया 5.2 मीटर, 5.2 मीटर हो जाएगा आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओम, अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार डैश होता है, क्या होता है भाई, v बराबर होता है आई आर, v बराबर होता है आई आर, r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है v बटा आई, यही ना होता है। तो यही किस में दिया हुआ है, देखो इसमें है ये नहीं है तीनों चीज़, इसमें t आ गया ये भी गलत, इसमें t आ गया ये भी गलत, एक बचा हुआ है जो v आई आर के संबंध में है, वही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। लो, किसी पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को, क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, है ना, बल F बटा क्षेत्रफल, है ना, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अब बल है, ये बल है, तो क्या कहलाता है, F बटा ए क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, फोर्स दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि इसका आंसर क्या है, ये बी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी नंबर इस आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट क्या होता है, तो हम बताए थे कि 1000 से गुना कर देंगे और गुना घंटा को 3600 से गुना कर देंगे, 3600, अब इसको कर लो 3600 क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका 3 गुने 10 पर पावर कितना 5 ही है, 6 हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁻6 यही हो जाएगा ऊर्जा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3.6 जूल, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो गया, एक कार बहिर्गत भाग से गिरती है और 4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है, समान भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होती है, चाल क्या हो जाएगा, ठीक है। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है, बहिर्गत भाग से यानी बाहरी भाग से गिरती है, तो यू कितना होता है 0, यू कितना होता है 0, ठीक है। भी निकालना है, भी बराबर वाट, और कितना दिया हुआ, टी दिया हुआ कितना 0.4 सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टी बराबर 4 सेकेंड दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, u बराबर 0 है, तो चाल हमको भी निकालना है, तो u 0 हो गया तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो गया तो 0 पॉइंट और दिया होगा ना इसका मान, जी का मान दिया हुआ है
10 मीटर प्रति सेकेंड। जी दिया हुआ 10, तो देखो और नीचा गिर रहा है तो ये वाला भी बराबर लगाएंगे u प्लस जी टी ये लगाएंगे। देखो u 0 है तो 0 हो गया, आई 10 दिया हुआ है 10 गुना 0.4 दिया हुआ सेकेंड, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसकी चाल पूछ रहा है तो 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये तो चाल में होता ही नहीं, ये चाल में होता ही नहीं है, 5 तो होगा ही नहीं, 4 होगा, यानी कि 4 वाला तो इसी कट गया, तो एक आंसर आ जाएगा ए नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है संवेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल। संवेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इस तरह से ये सेट समाप्त हुआ। 2 सेट और जो है लाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का एक सेट और बनाएंगे, एक दो सेट केमिस्ट्री का, और इस तरह से साइंस लगभग क्लियर हो जाएगा। ओके।